नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में बात करने वाले पर्यावरण के पेपर की। तो पर्यावरण की प्रकृति यानी कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति ही मान लीजिए आप लोग। तो पहला यूनिट है अपना, और इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, वो मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ। और साथ ही साथ आप लोग प्रश्न इसमें से भी आएंगे, और प्रश्न हमारे दो जगह पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक तो ऐप पर मैंने पढ़ाया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐप में बताए हैं, और अब यहाँ पर जो बाकी के शेष वहाँ से रह गए हैं, यहाँ पर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ से भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है ना। और आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर चलते हैं। पहली बात करते हैं हम कि वह शास्त्र जिसमें मानव संबंधों की चर्चा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सामाजिक पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है। देखो पर्यावरण में स्टेटमेंट कई पूछे जाएंगे, और यही पर्यावरण विषय आपकी रीट पात्रता में भी काम आएगी। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। ये कथन किसका है, जिम बर्ट का है, और इम्पॉर्टेंट कथन भी है, ठीक है भाई। अगला जो कथन है अपना वो है, याद रखेंगे आप लोग, पर्यावरण वह उन सब दशाओं का योगफल कहलाता है, उन सब दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समय अवधि में नियत स्थान पर आवृत्ति होती है। ये पर्यावरण की जो परिभाषा श्रीमान जी दी है वो दी है पार्क साहब ने। किसने दी है, पार्क ने। ये पार्क मन बगीचा, ये बगीचा नहीं है, उसका नाम है भाई। ये हमारे जो पर्यावरण वेत्ता है उनका क्या है, नाम है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर हम भौतिक जो पर्यावरण, देखो पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है भौतिक पर्यावरण और एक होता है कृत्रिम पर्यावरण, जिसको हम मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, उसको हम प्राकृतिक परिवर्तन भी कहते हैं भाई, ठीक है ना। और इस प्राकृतिक परिवर्तन के अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आती है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये है, पर्यावरण मित्र कार्यक्रम कब शुभारंभ किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, और याद रखना है आपको कि 24 जुलाई 2010 को इसको शुभारंभ किया गया था, पर्यावरण मित्र कार्यक्रम। और भी कुछ कार्यक्रम हम पर्यावरण के अंदर पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। देखिए ये जो आपको लंबे लंबे प्रश्न दे रखे हैं ना, ये नहीं आते भाई। एक प्रश्न अपना यह कि पौधा प्रकृति में किन गैसों का संतुलन बनाए रखता है। तो याद रखना, एक तो है ऑक्सीजन यानी कि O2 है, और दूसरी है कौन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एक बात, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अभी एक प्रश्न है कि अपना कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की थीम है। तो याद रखना कौन सी है, भोजन है। तो NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम है कुल मिला के। उन 6 थीमों में से यहाँ पर केवल एक दी गई है, भोजन। आगे हम चर्चा करेंगे पूरी 6 थीमों की, जिनको आप अच्छे से याद करके ले जाना भाई। अब हम आते हैं थोड़े से जैविक पर्यावरण क्या है, ठीक है। जैविक पर्यावरण किसे कहते हैं, भौतिक पर्यावरण से किस तरीके से अलग है। तो देखो मानव के द्वारा जो निर्मित किया जाता है वो जैविक पर्यावरण है, नहीं कृत्रिम है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। और एक होता है अपना फिजिकली इन्वायरमेंट, भौतिक पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल है। मनुष्य भी क्या है, भौतिक पर्यावरण का अंग है। पर्यावरण का यह भाग जैविक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है ना। जबकि सजीवों के अलावा हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, विकिरण हैं, ये सब मिलकर के भौतिक पर्यावरण बनाते हैं। ये सब क्या, भौतिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे समुद्र, भूमि, वायुमंडल, कोयला, रेलगाड़ी, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, भौतिकी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है भाई। अगला जो प्रश्न है हमारा, ये देखिए, राजस्थान का कौन सा मौसम है जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है। तो याद रखना, गर्मी का मौसम जो है भाई कभी भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर शीत प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पर सर्दियाँ बहुत पड़ती है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन जो है विषय, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकता और क्रियाओं, इन सब बातों का क्या करती है, वो ज्ञान प्रदान करती है हमारी पर्यावरण अध्ययन विषय। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक बार आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं कि भाई MP जो मुफात है, MP मुफात ने पर्यावरण अध्ययन की नवीन अवधारणाओं के बारे में क्या लिखा था। अच्छा क्वेश्चन है। तो सामाजिक पर्यावरण अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है।
ऐसा करने से वह अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञानों तथा सामाजिक जीवन से प्राप्त भी कर लेता है। तो ये एमपी मुफात का डेफिनेटली है, मतलब डेफिनेशन है किसके अनुसार, पर्यावरण अध्ययन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग याद रखना, ये अवधारणा है उनकी, उनका कॉन्सेप्ट था ये। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण जो है उसका एक उद्देश्य भी आपको याद रखना है। उद्देश्य है सीधा सीधा कि जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उन पर जागरूकता बनाए रखना, यानी जागरूकता उनकी विकसित करना लोगों के बीच में, ये पर्यावरण शिक्षण का क्या है, उद्देश्य। अब दूसरे अगले प्रश्न पर हम आते हैं। देखिए, अब हम आपको याद बता देते हैं सीधा यहाँ पर कि भैया हमारे जो एनसीएफ 2005 है वो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो 6 थीम दी गई हैं पाठ्यक्रम की, उनको आप लोग ज़रा याद रखना। और ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो है अपना ये वाला, पहली थीम कौन सी है, परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण। दूसरी थीम है भोजन। तीसरी थीम है आवास। चौथी थीम है जल। पांचवी है यात्रा। और छठवीं जो है बहुत अच्छी है, कुछ करना और बनाना। ये हमारी 6 थीम है टोटल। इनको आप बहुत अच्छे से याद रखना मेरे भाई। ये पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए एनसीएफ के द्वारा ये शामिल की गई है, याद रख लेना। अब इनके अंदर भी ये जो 6 थीम है, इनके अंदर भी कुछ और कार्य होते हैं। कौन कौन से, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि कुछ करना और बनाना, ये हमारी जो थीम है एनसीएफ की, इसमें क्या क्या कार्य किया जाता है। तो इसमें है कार्यों का विभाजन करना, खेलों की चर्चा करना, व्यायाम, मिट्टी से सामग्री का निर्माण करना। ये सब कार्य किसमें किए जाते हैं, यानी कि कुछ करना और बनाना, इसका मतलब है ये सृजनात्मकता पर जोर दे रहा है, ठीक है ना। कुछ करके सिखा रहा है और कुछ बनाने के लिए कार्य भी करवा रहा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद जरूर करें। अब हम आते हैं, हम थोड़े से यहाँ पर अगला प्रश्न अपना आता है कि भौतिक परिवर्तनों ने, हमारे जो भौतिक परिवर्तन है उन्होंने मानव जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है, थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना है। पर्यावरण में जो मानव निर्मित परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना हो रही है, बड़े उत्पादन है, बड़े बांधों का निर्माण है, यातायात व संचार के साधनों का विकास है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, इन सब की वजह से पर्यावरण के विविध पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। जहाँ एक और अनेक सुविधाएं हमको मिल रही है, वहीं पर सामाजिक जीवन में कुछ गुणवत्ता भी आई है तथा विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है। तो इसी के विपरीत ही हमारे पर्यावरण को भी निरंतर प्रदूषितता मिल रही है, यानी हमारा पर्यावरण जो है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है इसकी वजह से। क्योंकि जहाँ पर हम अपनी प्रत्येक दैनिक जीवन की सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नुकसान भी कर रहे हैं। और वो प्रकृति को हमारा किया गया प्रत्यक्ष नुकसान हमको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी नुकसान कर रहा है। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस लैंग्वेज को, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी पर्यावरण की है। ये अपने शब्दों में भी आपको याद रख लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जल प्रबंधन के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका का क्या महत्व, यानी महिलाओं की भूमिका किस तरीके से महिला अपनी भूमिका निभा सकती है जल को प्रबंधित करने में। तो घर पर जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं होने पर रोजाना कई तरह की असुविधाएं होती है। भाई घर में पानी नहीं आएगा तो बहुत सारी असुविधा हो जाएंगी। जल तक पहुंच तथा उसकी उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, उत्पादकता आदि निर्धारित के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। कौन, महिलाएं। वे स्थान जहां पर जल उपलब्ध नहीं है, वह महिलाओं के समय का एक भाग पानी भरने में या पानी ढोने में निकल जाता है। भाई ऐसे कोई स्थान जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम होती है, वहाँ पर महिलाएं अपने 24 आवर्स में से बहुत कुछ समय पानी भरने में ही निकाल देती है। तो ये भी एक अहम मुद्दा है। तो यहाँ पर बात करें जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। हमारे घर के अंदर माता है, हमारी बहन है, तो वो सब हमारे लिए पानी भर करके लाती है। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बहुत सारा समय पानी भरने के लिए ही देती है। इसलिए कहा गया कि जल प्रबंधन में महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार उसके पास शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों के लिए समय की कमी हो जाती है। अब भाई जब महिलाएं पानी वगैरह ये सब चीज़ें भरेंगी, हमारे घर में ज़्यादा समय लगेगा पानी भरने में, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा भी उनकी प्रभावित होती है। जब भी जल का अभाव होता है तो महिला उसे बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। जब गांवों में जल नहीं होता है तो कोई भी फसल नहीं उगती। पुरुष काम के लिए शहर की तरफ चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, और महिलाएं स्वयं अपने बच्चों या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और पशुओं का ध्यान रखने में भी कहीं पीछे छूट जाती है। तो इन सब ये जो समस्या आपको दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, ये जल की कमज़ोरी है। ये जल की वजह से ये महिलाएं अपने आप को संभाल नहीं पाती है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पानी भरने के लिए, तो बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। आगे हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन का जो क्षेत्र है हमारा वो कितना विस्तृत है, कैसा है, इसके बारे में आपको इसको स्पष्ट करना है।
ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है। एक ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का पूरा टोटल जो सर्वांगीण हमारा जो विकास होता है हमारे जीवन का, उस सब का एक क्या है, का भिन्न अंग है, जो बालक को जीवन का एक ऐसा परिचय या ज्ञान देता है जिसके बिना वह ना तो अध्ययन के महत्व को समझता है और ना ही अपने उसके व्यक्तित्व को, अपनी रुचियों को विकसित कर पाता है। यह वर्तमान का अतीत से और स्थायित्व का दूरवर्ती से जीवन, व्यक्तिगत जीवन का राष्ट्रीय जीवन से संबंध जोड़ते हुए संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन और संस्कृति से हमारा संबंध स्थापित भी करता है। क्या? पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन मानव समाज के उद्गम, संगठन और विकास आदि का ज्ञान कराता है। इसके द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इसका एक लक्ष्य भी है कि मानव कल्याण। इसका लक्ष्य क्या है? मानव का कल्याण करना। विभिन्न जो हमारी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, और नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मानव शास्त्र है, भूगोल, ये सब जो सब्जेक्ट हैं हमारी, इन सब में समन्वय स्थापित कर हमारे ज्ञान को व्यवस्थित भी करता है। जे फॉरेस्टर साहब का एक कथन भी आपको याद रख लेना है कि इसका एक मुख्य लक्ष्य बालकों को अपने चारों ओर के संसार को समझने में तथा यह समझने में सहायता देना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ताकि वे उत्तरदायी नागरिक बन सकें। तो एक कथन भी आप लोग याद रख लेना, बाकी के स्टेटमेंट आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्पष्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ से मैं 4 क्वेश्चन और बताऊंगा मुख्य से इस यूनिट के अंदर, बाकी के हो जाएंगे पूरे और नहीं पढ़ना आपको। पर्यावरण को बढ़ाने में यानी पर्यावरण के संवर्धन हेतु मानव का कौन कौन सा कार्य करना चाहिए मानव के द्वारा? तो जनसंख्या पर शीघ्र अतिशीघ्र सख्ती से काबू पाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो रहने के लिए हमको मकान चाहिए, मकान चाहिए तो भाई पेड़ काटने पड़ेंगे, तो प्रकृति को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। वनों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए, कुदरती संसाधन जो प्रकृति से हमको मिले उनका आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें, उचित उपयोग करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वृक्षारोपण के द्वारा जो वन संपदा बढ़ाने का जो हर संभव प्रयास है वो हमको करना चाहिए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस तरीके से आदि पर कड़े से कड़ा नियंत्रण भी स्थापित किया जाए। जनता को इस संबंध में भी जागरूक किया जाए कि भाई पानी की बचत करो, प्रदूषण मत फैलाओ। वन क्षेत्रों पर अनाधिकृत कब्जों को तुरंत हटाया जाए, यानी जिन लोगों ने वन क्षेत्र जो है, जो हमारे रिजर्व क्षेत्र हैं, उन पर अतिक्रमण कर रखा है, उसको तुरंत हटाया जाए। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना गैर कानूनी घोषित किया जाए कि कोई भी अपने खेतों में जो रासायनिक केमिकल्स जो चीज़ें हैं उनका उपयोग कम से कम करें और देशी खाद का उपयोग करेंगे तो बेटर रहेगा। वन क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों का संरक्षण भी किया जाना चाहिए। तो ये अपने क्या है, आपको याद रखना है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के तरीके समझ लो आप इसको। अब पर्यावरण अध्ययन के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य, जैसे उद्देश्य पहला है कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलने चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रारंभिक अभ्यास का अवसर मिले, अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर प्राप्त हो, मापन, डिजाइन और अनुमानीकरण के अवसर उनको मिले। इस व्यक्तिगत और स्थानीय अनुभवों के आधार पर यथार्थता का विश्लेषण करने में व्यक्ति को अवसर मिले। तो ये प्रश्न आपका एक इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको और प्रश्न मिलेगा एक, पर्यावरण अध्ययन जो पाठ्यक्रम है उसकी विशेषता क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार भी आ चुका है, तो इसको आप याद करके जाए। तो इसकी विशेषता है पहली, बच्चों के अपने अनुभव को कक्षा के अनुभवों से जोड़ा जा सके। कक्षा में ज्ञान को मात्र सूचना के रूप में नहीं ठूसना, बल्कि बच्चों को ज्ञान के निर्माण के अवसर भी उपलब्ध कराना चाहिए। विषय को इकाई और प्रकरणों की परंपरागत पद्धति से हट करके एनसीईआरटी के अनुसार थीमों में बांटकर पढ़ाना चाहिए। कक्षावार इन थीमों को सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात के सीखने के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जाए। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि बच्चे को आगमनात्मक विधि के द्वारा ही, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु बच्चों की उम्र के अनुसार होनी चाहिए। विषय वस्तु सहज, सरल और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। विषय वस्तु बच्चों के आसपास के पर्यावरण को जानने की सहज जिज्ञासा को पोषित करें, उनकी संरचनात्मकता को पोषित करने वाली होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, ये आप इतना याद कर लेना इसको, ठीक है ना भाई। आगे हमारा एक प्रश्न और आता है, देखिए, पर्यावरण शिक्षा बहुविषयी है, इस कथन को उदाहरण देकर के समझाइए। तो ये प्रश्न भी अच्छा है। इसके अलावा शायद निबंधात्मक प्रश्न आएंगे इसके नीचे। पर्यावरण शिक्षा बहुविषयी है, पर्यावरण के अंदर बहुत सारी सब्जेक्टों का समावेश होता है, ठीक है। इसमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, मनुष्य समुदाय के अपने आसपास के वातावरण के साथ साथ भी अंतर संबंध होता है।
इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है प्रकृति और समाज के संगम को दर्शाता है, अर्थात उसमें जहाँ भौतिक परिवेश बोलता है वहाँ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी मौन नहीं रहता। अर्थात मानव जहाँ एक तरफ प्रकृति से जुड़ा है तो दूसरी तरफ समाज से भी जुड़ा हुआ है। दोनों का क्षेत्र व्यापक है, समाज का भी प्रकृति का भी। प्रकृति के अध्ययन में जहाँ वनस्पति शास्त्र, भूगोल, कृषि, वानिकी, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक शास्त्र ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब विषय आ रहे हैं। वहीं पर समाज का अंग बनने के वजह से समाज के अतीत को लेकर भी भविष्य तक इसका विस्तार रखती है। उसके विश्वास, आस्थाएं, रहन सहन के तरीके, प्रतिक्रिया आदि सभी व्यापक समाज से जुड़े हुए बातें करते हैं। और ये बातें जिन शास्त्रों की रचना करती हैं वे इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन, साहित्य, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, नेतृत्व शास्त्र, ये जो सब विषय हैं इनके बारे में भी बताती है। तो ये प्रश्न आपको देखो, मैं यहाँ पर इतना पढ़ा नहीं सकता, आपको थोड़ा सा गला प्रॉब्लम है इस वजह से, तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लेना। अब बात आती है हमारी निबंधात्मक प्रश्नों की। तो साथियों निबंधात्मक प्रश्न तो आपको पता है ही, मैंने सबके सब निबंधात्मक प्रश्न अपने एप्लीकेशन पर करवाए हैं। 109 रुपये आपसे लिया जा रहा है। आप निबंधात्मक प्रश्नों को पढ़िए वहाँ पर, उसके साथ साथ छोटे प्रश्न भी आपको इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न जो पत्र है हमारे उसके 2 मॉडल पेपर दिए गए हैं, उनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, आप ये ध्यान रखिए। छोटे प्रश्न की अलग बात है, लेकिन जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको अगर उसमें से आपने ढंग से पढ़ लिया तो 65-70% आसानी से बन जाएगी। सिर्फ आपको पढ़ना है, याद करना है और लिखना है, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है भाई, धन्यवाद।